सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंस पता होना चाहिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में कौन सा डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली हमने ऑक्सीजन इनहेल की और अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक दी। बस ब्रीथिंग को सांस लेना और बाहर निकालना, इसी को बोलते हैं बस। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में हम अपने नाक से हवा अंदर लेते हैं, विंड पाइप से जाके हमारे लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स के साथ हमारी और चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो क्या करेंगी, हमारी जो ब्लड होगा उसको ऑक्सीजन देंगी। ऑक्सीजन के बाद हमारी एनर्जी बनेगी, जिससे हमारा पूरा शरीर काम करेगा। ये है डिफरेंस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का। मैकेनिज्म जिसमें क्या, ऑक्सीजन एयर से ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। और सेकंड जगह पे क्या है, रेस्पिरेशन में क्या है, एनर्जी ली जाती है ऑक्सीडेशन से। जब हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, उसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके हमें एनर्जी दी जाती है। सो लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एनर्जी की फॉर्म कौन कौन सी होंगी। सेल ने खाने से क्या लिया, ग्लूकोज, और हमारे लंग से क्या लिया, ऑक्सीजन। दोनों मिलके क्या करेंगे, सेल में जाएंगे। सेल आगे इन दोनों चीज़ों को किस किस में तोड़ेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, वाटर और एनर्जी में। एनर्जी जो निकली उसको हम एक मॉलिक्यूल की तरह मान लेते हैं। ये समझ ले एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जो एनर्जी के मॉलिक्यूल है उसको कैसे लिख सकते हैं, एटीपी में। एटीपी की डेफिनेशन है क्या, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है हमारा, एक जो एनर्जी का मॉलिक्यूल होगा, किस में रहेगा, सेल के अंदर रहेगा। एटीपी हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडीपी। एडीपी इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है कि एनर्जी कम होती है। एक हिसाब से हम जब भी एनर्जी की मॉलिक्यूल की बात करेंगे, हम उसको एटीपी में मापेंगे। हमें एनर्जी चाहिए होगी तो एटीपी के मॉलिक्यूल वहां पे जाके हमें एनर्जी देंगे। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एडीपी का मतलब क्या है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। और जो हमारे पास इसमें एडीपी में एनर्जी लो होती है। एटीपी का क्या मतलब है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इन फॉस्फेट। समझ लो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। एटीपी में क्या, हाई एनर्जी होती है। जब एटीपी एनर्जी लूज करेगा तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन एडीपी गेन एनर्जी, इट कैन कन्वर्ट इनटू अ एटीपी। सो इससे हमने क्या देखा कि जो रेस्पिरेशन के दौरान जो सेल हमारी एनर्जी रिलीज करता है वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स। उसके बाद रेस्पिरेशन हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन चाहिए होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में O2 नहीं चाहिए होता। ये सिंपली मेन डिफरेंस होता है। इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होगा, अनएरोबिक में रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ये सेल है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ह्यूमन एंड काऊ, गोट, डॉग, जो सिर्फ एनिमल्स होते हैं। और उसके बाद अनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं हमारे पास यीस्ट। उसके बाद यीस्ट में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के बिना जिंदा कैसे रह पाते हैं। और हमने अभी तक पढ़ा कि हमने क्या करना है, सिंपली ग्लूकोज को तोड़ के हमारे पास एनर्जी बनेगी। हम ह्यूमन क्या करते हैं, ग्लूकोज को किससे तोड़ते हैं, ऑक्सीजन से तोड़ते हैं। और ये जो यीस्ट होगा वो ग्लूकोज को कैसे तोड़ेगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज को तोड़ेगा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिलीज करेगा हमारे पास एनर्जी। क्या है, ग्लूकोज को, यीस्ट ग्लूकोज को किस में तोड़ेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिलीज करेगा हमारे पास एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि जो ग्लूकोज होगा पायरुवेट बनाएगा। वो क्या होगा, पायरुवेट को आगे ऑक्सीजन की हेल्प से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑक्सिक CO2 वाटर और एनर्जी में टूटेगा। हमने ये याद रखना है कि एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होगा, जिसको हम जी से लिखेंगे, किस में टूटेगा आगे जाके, 38 एटीपी एनर्जी में टूटेगा। बस ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। जो एयर होगी जिसमें ऑक्सीजन होगा वो हम अपनी नाक से अंदर लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। हमारे नाक से बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे नाक से बाहर निकलेगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सहेलेशन। एक ब्रीथ का क्या मतलब होता है? ब्रीथ का मतलब होता है कि हमने एक बार इनहेल किया ऑक्सीजन और एक बार हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली। इसको हम कहते हैं वन ब्रीथ। जैसे हमने ऑक्सीजन अंदर ली, सबसे पहले ये हमारी नोज से अंदर जाएगी और ये हमारे नेज़ल पासेज से अंदर जाएगी। उसके बाद फेरेंक्स से गुजरते-गुजरते ये यहाँ पे आएगी। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेचा। ट्रेचा में क्या होता है? इसको सेकंड नाम होता है इसका विंड पाइप। विंड पाइप से जाएगी, विंड पाइप आगे 2 हिस्सों में टूट जाएगी। 2 हिस्सों में टूट गई और ये हमारे लंग्स तक पहुँच जाएगी। तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हमारे काम आई? देखो, इसमें काम आई हमारे लिए नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल पैसेज काम आया, उसके बाद विंड पाइप काम आई, फिर हमारे लंग्स तक पहुँच गई। जैसे हम ब्रीथ करेंगे, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे हमारे पास रिब्स होंगी, यहाँ पे हमारे पास रिब्स होंगे, वो क्या होंगे? अगर जैसे हम ऑक्सीजन को इन्हेल करेंगे, तो ये फेफड़े होंगे, उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हमारे रिब्स होंगे, वो बाहर की तरफ आ जाएँगे। सिंपली इन्होंने यही बोला हुआ है कि जो इसमें क्या होगा? मूवमेंट होगी रिब्स की। और डायाफ्राम, डायाफ्राम ये नीचे वाला डायाफ्राम, जब जैसे हमारे पास ऑक्सीजन अंदर जाएगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर ये नीचे को चला जाएगा। सिंपल यही था। हमने क्या किया अभी तक? इन्हेलेशन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है? एक इन्हेलेशन करना, उसके बाद हम एक्सहेलेशन करना, इसको वन ब्रीथ बोलते हैं। ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों के अंदर लेना, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें काम आएँगी? नॉस्ट्रिल्स, नेज़ल पैसेज काम आएगा, फिर विंड पाइप से होते-होते वो लंग्स तक पहुँच जाएगा। उसके बाद है कहते हैं इसमें रिब केज और डायाफ्राम की मूवमेंट होगी, बस। उसके बाद है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में रेस्पिरेशन होगा कैसे? जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो कौन-कौन सी चीज़ें काम आएगी और क्या होगा हमारे बॉडी में? देखो, जैसे हमने एयर को इन्हेल किया, इन्हेल करने के बाद ये जो हमारे पास 2 हमारे पास लंग्स हैं, इसमें जाएगी हवा। जैसे हवा आप बैलून में भरोगे तो जो बैलून होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वैसे ही ये फूल जाएँगे हमारे लंग्स। उससे क्या होगा? ये जो हमारी हड्डियाँ हैं, ये रिब केज बनी हुई है जो, है ना? जिसको हम रिब केज बोलते हैं। ये क्या होगा? जैसे अंदर वाली चीज़, ये जो फेफड़े फूल जाएँगे तो ये बाहर की तरफ मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। अपवर्ड, और जिसको हम कह सकते हैं आउटवर्ड मूवमेंट होगी, मतलब कि बाहर की तरफ आएँगे। उसके बाद क्या होगा? जैसे पूरे के पूरे हमारे लंग्स फूल जाएँगे। ये जो हमारा डायाफ्राम होगा ये भी टच कर रहा होगा इससे। उससे अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डायाफ्राम क्या होगा? नीचे की तरह आ जाएगा, मूव करेगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। रिब केज जो है वो आउटवर्ड आएगा और जो डायाफ्राम है वो नीचे को आएगा, क्योंकि हमारे जो लंग्स थे उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। सिंपली हमें यहाँ पे भी यही लिखें। जिससे क्या होगा? हमारी जो चेस्ट की कैविटी होगी, मतलब ये जो हमारे लंग्स होंगे ये बड़े-बड़े हो जाएँगे। उससे क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ पाए। ये हो गया हमारा ब्रीथ इन। उसके बाद है ब्रीथ आउट। जैसे हमारे पास वॉल्यूम पहले से बढ़ा हुआ है, रिब केज में पहले बाहर निकले हुए थे। जैसे हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, सारा का सारा वॉल्यूम अपने आप सिकुड़ने लगा। उससे क्या हुआ? ये जो बाहर की तरफ गए हुए थे रिब केज, वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो ये डायाफ्राम ऐसे था करके, वो बाहर की तरफ था। इससे क्या होगा? जैसे इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, ये डायाफ्राम हमारा ऐसे होने लगेगा। जिससे क्या होगा? डायाफ्राम की अपवर्ड मूवमेंट होगी, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो रिब केज होगा वो इनवर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी वॉल्यूम कम है, तो इनको अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? जो हमारी चेस्ट होगी वो स्मॉल हो जाएगी, एयर को पुश करेगी बाहर लंग्स से, जिससे क्या होगा? एयर आउट हो जाएगी। बस ये था हमारा ब्रीथिंग आउट। जैसे कि हमें पहले पता है, ऑक्सीजन हमारी नोज़ से अंदर जाएगा, नेज़ल पैसेज से निकलेगा, फेरेंक्स, फेरेंक्स का तो ये हमारी जो मुँह की पाइप होती है, और जो ट्रैचा जो विंड पाइप होती है, इतने तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं फेरेंक्स। जो हमारी फेरेंक्स से होते हुए ऑक्सीजन हमारी ट्रैचा तक पहुँचेगी। ट्रैचा मतलब विंड पाइप तक पहुँच जाएगी। विंड पाइप आगे क्या करेगी? 2 हिस्सों में टूट जाएगी। सिंपली क्या गया? नॉस्ट्रिल से जाएगी हमारी एयर अंदर, नेज़ल पैसेज से निकलेगी, उसके बाद फेरेंक्स से निकल के ट्रैचा तक पहुँचेगी, जो कि हमारी विंड पाइप है। विंड पाइप आगे जाके 2 हिस्सों में टूट जाएगी, लेफ्ट और राइट लंग्स। अभी तक यही लिखे, इतना समझो। उन्होंने कहा है कि जो मेन ऑर्गन कौन सा काम आएगी? नोज़, नेज़ल पैसेज, ट्रैचा जो हमारी विंड पाइप थी, ब्रोंची, लंग एंड डायाफ्राम। ब्रोंची, आगे बढ़ते हैं क्या होगा? पहले हम ये पढ़ लेते हैं यहाँ तक। उन्होंने क्या है? रेस्पिरेशन में जो नोस्ट्रिल से हमारी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। जो पार्ट होगा हमारे थ्रोट, गले
और जो माउथ के बीच वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे फेरेंक्स। ये हिस्सा था हमारा फेरेंक्स। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी हवा थी वो विंड पाइप में चली जाएगी, जिसको हम ट्रेशर भी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है जो हमारी विंड पाइप थी वो आगे 2 पार्ट में डिवाइड होगी। उनका नाम क्या होगा? ब्रोंचस। ये 2 ब्रोंचस में डिवाइड होगी। आगे ब्रोंचस किसके साथ कनेक्ट होगा? ब्रोंचस कनेक्टेड है हमारे लंग्स के साथ। जो हमारा ब्रोंचस था वो आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड होगा। 1 ये, सेकंड ये, 3 ये, 4 आगे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा। इनको क्या बोलेंगे हम? ब्रोंक्यूल्स। और जो ये भी होगा ये बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड होगा, आगे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा। इनको भी क्या बोलेंगे? ब्रोंकेलॉइड्स। ब्रोंकेलॉइड्स के आगे क्या लगा होता है? ब्रोंकेलॉइड्स के लास्ट में हमारे पास एक थिन सा हमारे पास एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाइज़ क्या करती हैं? ये सारे के सारे एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई आगे किसके साथ कनेक्टेड होती है? ये लास्ट में कनेक्टेड होंगे वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज़ के साथ। ब्लड कैपिलरीज़ क्या करेंगी? जिसमें खून होगा। ब्लड को क्या चाहिए हमारी? ऑक्सीजन। जो ब्लड कैपिलरीज़ हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। जो ये लास्ट वाले हैं हमारे पास, ये लास्ट में जो है इसको हम मान लेते हैं एल्वियोलाई। ये इसकी जो साइड हो गई ये ब्लड कैपिलरीज़ होंगे लास्ट में। ब्लड कैपिलरीज़ क्या करेंगी? ब्लड कैपिलरीज़ को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन लास्ट में आके हमारे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड कैपिलरीज़ को मिलेंगी। इन्होंने क्या कहा, जो हमारा ट्रैचा होगा, जो विंड पाइप होगी आगे डिवाइड करेगी ब्रोंचीज़ में। जो ब्रोंचीज़ होंगी वो कनेक्ट होगी हमारे 2 लंग्स के साथ। ब्रोंचीज़ 2 लंग्स के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद जो ब्रोंचेस आगे डिवाइड करेंगे लंग्स में, जो आगे बहुत सारे नंबर में डिवाइड करेंगे उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल। जो लास्ट में ये ब्रोंक्यूल्स में टूटी, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में लगेगी हमारी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के लास्ट में क्या लगी होगी हमारे पास? वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज़। एल्वियोलाई से क्या होगा? हमारी गैसेज़ एक्सचेंज होगी। हमारा जो ब्लड होगा एल्वियोलाई से आके ऑक्सीजन लेगा और बाद में उसको कार्बन डाइऑक्साइड वापिस करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही एल्वियोलाई को मिलेगी, वो यहाँ से होते विंड पाइप से होते हमारी नाक से फिर से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। हमने क्या पढ़ा? जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज़ थी वो क्या करेंगी? यहाँ से एल्वियोलाई से हमारे पास ऑक्सीजन ले जाएँगी। ऑक्सीजन लेंगी, उसके बाद ऑक्सीजन हमारी जो डाइज ऑक्सीजन था हमारे पास, वो हमारे फूड के साथ कनेक्ट करेगा। फूड के साथ कनेक्ट करके हमें क्या देगा? एनर्जी। और जो हमारा ब्लड होगा उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो आके फिर से इन ब्लड कैपिलरीज़ को देंगी। ब्लड कैपिलरीज़ हमारे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएँगी विंड पाइप से होते हमारी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी का कांसेप्ट। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये है हमारा लास्ट का पार्ट। ये जो हमने अभी किया वही है। ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी हमारे डाइजेस्टेड फूड से, हमें एनर्जी देगी। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ब्लड में फिर से कंज्यूम हो जाएगा और ब्लड कैरीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ तक? हमारी एल्वियोलाई तक, जिससे हमारे लंग्स में पहुंचेगा। उसके बाद हमारी नाक से बाहर निकल जाएगा। ये था कंसेप्ट। होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस।